Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today I am going to discuss with you the absorption of drugs. So let's start our topic. In pharmacology, two terms are frequently used: pharmacokinetics and pharmacodynamics. So first of all, you should be very clear about what is pharmacokinetics and what is pharmacodynamics. तो हम कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को छोड़ के एक सिंपल सी डेफिनेशन पर आते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक ड्रग बॉडी के अंदर इंजेक्ट की है, तो वो बॉडी का उस ड्रग के साथ क्या क्या बिहेवियर होता है, वो बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, यानी यूँ कह लें कि उस ड्रग के साथ उस बॉडी के अंदर जो जो कुछ होता है उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. सो एज यू कैन सी हियर व्हाट अ बॉडी डज विद अ ड्रग, कि एक बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या कर रही है, या यूं कह लें कि एक बॉडी के अंदर ड्रग के साथ जो जो कुछ हो रहा है वो सारे का सारा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स. सो अब हम टेक्निकल डेफिनेशन पर आते हैं. द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स. तो यही चीज़ें हो रही होती हैं बॉडी के अंदर, ड्रग्स एब्जॉर्ब हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं और एक्सक्रीट हो जाती हैं. यही सारा कुछ उनके साथ होता है बॉडी के अंदर. सो इसको कलेक्टिवली हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. देन फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स इज़ व्हाट आर ड्रग डज विद अ बॉडी, कि वो ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, यानी उनका क्या आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा. सो फार्माकोडायनेमिक्स deals with the action of drugs on the receptors present in the body. सो ये क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन याद करें कि बॉडी के अंदर ड्रग के साथ जो जो कुछ हो, जो भी कुछ हो, सिंपली जो भी कुछ हो वो सारे का सारा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स. वो एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन है. और फार्माकोडायनेमिक्स ये है कि वो ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ, उसका एक्शन आ जाएगा इसमें. So let's start about pharmacokinetics. As you can see here कि pharmacokinetics के अंदर ये चार चीज़ें आती हैं. एब्जॉर्प्शन आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आती है, मेटाबॉलिज्म होता है और एलिमिनेशन होती है. आज के टॉपिक में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे. So first of all you should be very clear what absorption of drugs actually is. Entry of drug into blood from site of administration. एग्जाम्पल, हमने ओरल रूट के थ्रू एक बंदे को मेडिसिन दी, तो वो स्टमक के अंदर आई, तो स्टमक से एब्जॉर्ब हो के जब वो ब्लड के अंदर आएगी, यानी स्टमक से लेके उसकी ब्लड के अंदर जो मूवमेंट है वो कहलाएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट ड्रग. इसी तरह हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया है, तो हमारी जो ड्रग है वो कहाँ प्रेजेंट है इस वक्त, मसल के अंदर. तो मसल से लेके ब्लड के अंदर जो उसकी एंट्री है वो क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. तो सिंपली एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ये है कि कोई भी उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर मैनी वेज टू एडमिनिस्टर अ ड्रग इनटू अ बॉडी. उन तमाम साइट से, चाहे आप इंट्रामस्कुलर दें, सबक्यूटेनियस दें, या ओरल रूट के थ्रू दें, रेक्टल रूट के थ्रू दें, सबलिंगुअल रूट के थ्रू दें, इनहेलेशन के थ्रू दें, किसी भी रूट के थ्रू आप दें, तो उनकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर उस ड्रग की एंट्री क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. यहाँ ये बात समझ लें कि इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एंड देयर इज़ नो लॉस ऑफ ड्रग. ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ सकता है कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. सो फास्टेस्ट, जैसे ही हम सुनते हैं लफ्ज़ तो जल्दी में हमारा जहन इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन में एब्जॉर्प्शन होती ही नहीं है. फास्टेस्ट होना तो दूर की बात, क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करें कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर उसकी जो एंट्री है वो कहलाएगी एब्जॉर्प्शन. तो इस डेफिनेशन में आपको ये बात पता चल रही है कि एब्जॉर्प्शन के लिए दो मीडियम का होना चाहिए, एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक ब्लड. लेकिन इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन के केस में आप जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लिहाजा उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, ब्लड. तो जब ब्लड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लड एक ही मीडियम हो किसी भी ड्रग के लिए,
तो उस केस में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो यही है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर आना। जब आप डायरेक्टली डाल ही ब्लड के अंदर रहे हैं तो उसमें तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही, इसीलिए इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन में एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं है। और अगर एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ नहीं करना। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कौन सा रूट फास्टेस्ट है। इनहेलेशन इज़ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इनहेलेशन जो है इसको हम डिटेल में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि इन इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज़ नो लॉस ऑफ ड्रग। देखें, जब आप ओरल रूट के थ्रू कोई मेडिसिन दें तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कि फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 100% ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर आ जाए, लॉस होगी। बाकी तमाम जो पाथवेज़ हैं, रूट्स हैं, जिनको हम सिंपली एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट कहते हैं, कि आउटसाइड द ब्लड कोई भी रूट हो, उन केस में कुछ ना कुछ ड्रग्स लॉस होती हैं, 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होती। लेकिन इंट्रावीनस केस में तो एब्जॉर्प्शन है ही नहीं। जो भी आपकी ड्रग थी सारी की सारी आप ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सो इस केस में ड्रग लॉस नहीं होगी। देन ये ग्राफ आपको समझने वाला है, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखें, हमने टाइम लिया हुआ है, एज यू कैन सी हियर दिस इज़ टाइम। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। सो दिस पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने उस बंदे को ड्रग जो है इंजेक्ट की, लेकिन एज यू कैन सी हेयर इस पॉइंट पर आकर ड्रग जो है वो प्लाज्मा के अंदर अपीयर होने लग गई है। दिस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज़ नोन एज लैग पॉइंट, के एडमिनिस्टर करने के बाद जब ब्लड के अंदर अपीयर होने लग जाए तो वो पॉइंट जिस पर अपीयर होने लग जाए, दिस इज़ का लैग पॉइंट। और वो टाइम, जितने टाइम में वो अपीयर होने लग जाए, यानी अगर हमने उसको कहा है कि ओरल रूट के थ्रू मेडिसिन लो, तो ये हमारा टाइम हमने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही उसने खाई मेडिसिन, ये टाइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब वो प्लाज्मा के अंदर अपीयर होने लग जाए, उसका पहला मॉलिक्यूल ड्रग का प्लाज्मा के अंदर अपीयर हो जाए और ड्रग उसके अंदर अपीयर होने लग जाए, सो ये जो टाइम होगा बीच वाला, दिस इज़ नोन एज लैग टाइम। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो टाइम है, दिस इज़ नोन एज लैग टाइम। अब देखें, ये जो है हमारे पास ड्रग जो है, ये इसकी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, एज यू कैन सी हियर, ये एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, उसी तरह प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, अनटिल इट रीचेज अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब आप देखें कि इस पॉइंट से पहले पहले तक ड्रग जो है वो उसका एक्शन हमें नहीं मिलता। जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करती है, तब हमें उसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नज़र आने लग जाते हैं। और ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज़ नोन एज मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, कि वो कम से कम मिकदार किसी भी ड्रग की जो प्लाज्मा के अंदर हो, तब उसके एक्शन मिलें, तब हमें उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएँ। वो कम से कम मिकदार जो किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के लिए ज़रूरी है, दैट कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड एज मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन। ड्रग यहाँ से अपीयर होने लग गई है, लेकिन जब तक वो मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन अचीव नहीं करती, उसका एक्शन हमें नज़र नहीं आता। देन ये एब्जॉर्प्शन हो रही है और यहाँ पर पीक लेवल पर आ गई। जितनी भी ड्रग एब्जॉर्ब होनी थी वो हो चुकी और मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव हो गई। उसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसको बॉडी से एक्सक्रीट होती रहेगी, और एक्सक्रीट होती रहेगी तो प्लाज्मा के अंदर फिर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। एज यू कैन सी हियर, ये वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, तो ये कम होती जा रही है। ये जैसे जैसे कम होती जाएगी, फिर एक पॉइंट आएगा पे मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन का जो पॉइंट है उसको फिर क्रॉस करेगी। तो जब इस बार क्रॉस करेगी तो मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से जब कम होगी तो उसके एक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो इस पॉइंट पे हमें एक्शन नज़र आना शुरू हो गया और इस पॉइंट पे इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसका एक्शन रहा।
सो दिस इज़ कॉल्ड एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्शन जो है, दिस इज़ नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कि फर्स्ट टाइम जब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस किया था तब एक्शन स्टार्ट हो गया था, और जब दूसरी टाइम क्रॉस किया और उससे कम हो गई अमाउंट तो उसका एक्शन ख़त्म हो गया। सो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, दिस इज़ नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखें, जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है उसके लिए ड्रग को मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होना पड़ता है, सो जिसको हम कहते हैं ड्रग परमिएशन। सो ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट ड्रग परमिएशन आल्सो अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग परमिएशन के ऊपर हम एक पूरा लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन ड्रग परमिएशन को इफ़ेक्ट करते हैं। वही सेम के सेम फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को ही इफ़ेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एक क्विक रिव्यू करवाता हूँ मैं आपको कि पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो ड्रग की डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, और जब डिफ्यूजन ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन के थ्रू तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, जब आपने इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर की तो अब मसल के अंदर ड्रग जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है और ब्लड के अंदर कम अमाउंट में है। सो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग विल मूव फ्रॉम हायर एरिया, यानी वो मसल जो है वहाँ से लेके ये कहाँ जाएगी, इनटू ब्लड। तो पहला फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देन देयर इज़ लिपिड सॉल्युबिलिटी। हमें पता है कि मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर पर मुश्तमिल हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटी लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सो ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सोल्यूबल वो उसमें से ईजिली क्रॉस कर सकेंगे, और जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे। फिर लिपिड सोल्यूबिलिटी की भी डिग्री होती है, अगर वो ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर वो लिपिड सोल्यूबिलिटी उसकी कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। देन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर वो, हमें पता है कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, क्योंकि आयोनाइज फॉर्म में जब होंगे तो वो पोलर हो जाते हैं और पोलर मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं कर सकते। सो एब्जॉर्प्शन होने के लिए उसका नॉन आयोनाइज फॉर्म में होना ज़रूरी है। सो अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, अगर आयोनाइजेशन कम है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ये सारे हम ड्रग परमिएशन के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली ये वाला डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए तो फिर आप उस लेक्चर पे चले जाएं। देन है डोजेज फॉर्म, कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी फ़िज़िकल फॉर्म कैसी है। अगर वो सिरप की फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, या वो टैबलेट की फॉर्म में है या वो कैप्सूल की फॉर्म में है, तो जो लिक्विड फॉर्म में होंगी, सिरप फॉर्म में होंगी, उनकी एब्जॉर्प्शन फास्टर होगी। क्यों? क्योंकि जब आप, मिसाल के तौर पे आपने कोई टैबलेट दी ओरल रूट के थ्रू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीआईटी के अंदर वो आएगी, उसकी ब्रेक डाउन होगी, स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स बनेंगे, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है, सोल्यूशन के केस में ऐसा नहीं है। सोल्यूशन के केस में पार्टिकल्स पहले ही छोटे छोटे होते हैं, तो लिहाजा उसमें जो ये डाइजेशन और ये ब्रेक डाउन वाला टाइम है वो बच जाता है। इसलिए जो लिक्विड पोर्शंस हैं, जो लिक्विड ड्रग्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म। दैन सर्कुलेशन एट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट्स जस्ट ऑब्वियस एंड कॉमन कि अगर उस जगह पर ब्लड ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अगर ब्लड कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ही आना है ना। अगर ब्लड ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगी, अगर कम है तो कम आएगी। इट्स जस्ट कॉमन सेंस। देन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है, अगर वो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और अगर सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। जो हमारे पास इनहेलेशन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है पल्मोनरी एपिथेलियम से। पल्मोनरी एपिथेलियम का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो फास्टेस्ट रूट है एब्जॉर्प्शन का। सो दीज आर सम जनरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मूविंग स्पेसिफिकली टूवर्ड्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम जीआईटी। अब ये जो हमने पीछे 5 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, इनकी बेस पर हम जीआईटी से ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली अब हमारा फोकस जो होगा वो जीआईटी पर होगा। सो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया।
हमें पता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो, जो हमने जनरल पीछे पढ़ा है, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, अगर सरफेस एरिया कम हो तो एब्जॉर्प्शन कम होती है। अब इसको अप्लाई करें जीआईटी पर। ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन देन स्टमक। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टमक, सो स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग्स बेटर एब्जॉर्ब होंगी। Then pH of GIT. Acidic drugs are better absorbed from stomach and basic from small intestine. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करें कि जो ड्रग परमिएशन वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल से ये बात बताई थी कि जब भी कोई ड्रग अपने जैसे, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट ड्रग सेम इन्वायरमेंट के अंदर होगी तो उसकी आयोनाइजेशन कम होगी, और जब वो ऑपोजिट इन्वायरमेंट के अंदर होगी तो उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप उस लेक्चर पे चले जाएं पहले, कि एसिडिक ड्रग्स है, जब वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर होंगी तो उनकी आयोनाइजेशन कम होगी, और बेसिक ड्रग्स जब बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर होंगी तो उनकी आयोनाइजेशन कम होगी, और जितनी जिस ड्रग की आयोनाइजेशन कम हो उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। सो एसिडिक इन्वायरमेंट्स जब एसिडिक ड्रग्स जब स्टमक के अंदर होती हैं तो उनका इन्वायरमेंट सिमिलर होता है, और जब सिमिलर इन्वायरमेंट होता है तो आयोनाइजेशन कम होती है, और जब आयोनाइजेशन कम होती है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसीलिए एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो स्टमक से बेटर एब्जॉर्ब होती हैं। देन बेसिक ड्रग्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं तो उनका इन्वायरमेंट सिमिलर होता है, और जब इन्वायरमेंट सिमिलर तो लेस आयोनाइजेशन, और जब लेस आयोनाइजेशन तो मोर एब्जॉर्प्शन। सो ये सेकेंड फैक्टर हो गया पीएच ऑफ जीआईटी। देन है फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ जीआईटी। ड्रग की एब्जॉर्प्शन को फंक्शनल इंटेग्रिटी भी जीआईटी की बड़ी इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमें 3 कंडीशन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को डायरिया होता है, तो डायरिया में हुआ क्या कि जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है उसकी जीआईटी की वो इंक्रीज़ हो गई, और जब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई तो ड्रग जो है वो थोड़े टाइम के लिए इंटेस्टाइन में रहेगी या जीआईटी के अंदर रहेगी, और जल्दी ही वो एक्सक्रीट हो जाएगी, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी के नतीजे में जब बढ़ रही है तो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी के नतीजे में जो चीज़ें होती हैं जीआईटी के अंदर वो फॉरवर्ड मूव करती हैं फ्रॉम ओरल टू एनल साइड। तो जब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बढ़ गई तो उनकी एनल साइड की तरफ मूवमेंट भी बढ़ गई, तो अब वो इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ी देर के लिए रहेगी, और जब थोड़ी देर के लिए रहेगी तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, तो इसलिए उनकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि एब्जॉर्प्शन के लिए उसकी फंक्शनल इंटेग्रिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन सेकेंड एग्जांपल ले लें। हमें पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जीआईटी की मोटेलिटी भी इंक्रीज़ करवाता है, पेरिस्टाल्टिस भी इंक्रीज़ कराता है, और सिक्रीशन भी इंक्रीज़ कराता है। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पॉजिटिव रोल है ऑन जीआईटी, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑपोजिट रोल है, नेगेटिव रोल। अपनी आसानी के लिए हम ये पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं। सो अगर हम कोई ऐसी ड्रग्स दें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दें, फॉर एग्जांपल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिटली काम करती हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ख़त्म, जिसकी वजह से उनकी पेरिस्टाल्सिस और मोटेलिटी ख़त्म। तो अब स्टमक की जो एम्पटिंग है, यानी स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर आगे सब्सटेंसेस मूव करते हैं ना इंटेस्टाइन में, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो एम्पटिंग जो है स्टमक की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में वो देर से पहुंचेंगे, और जब देर से पहुंचेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाएगी। तो इस तरह फंक्शनल इंटेग्रिटी ज़रूरी है। ये सेकंड एग्जांपल। देन थर्ड एग्जांपल इज़ मेटोक्लोप्रामाइड। ये एक ड्रग है, इट इंक्रीजेज स्टमक एम्पटिंग। जब स्टमक एम्पटिंग को इंक्रीज़ करवा रही है तो जल्दी इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी फास्टर होगी। सो ये 3 एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल इंटेग्रिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देन लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल हैं तो वो जीआईटी से ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होंगी, और जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्युबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। देन डोजेज फॉर्म भी अगर हम पढ़ चुके हैं कि जो सिरप्स की फॉर्म में दी जाती हैं वो ज़्यादा फास्टर एब्जॉर्ब होंगी एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स, और उसकी लॉजिक रीज़न भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ब्लड फ्लो, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जीआईटी में तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी,
और जब ब्लड फ्लो कम हो तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है शॉक। जब शॉक होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जीआईटी की वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और जीआईटी को जाने वाला जो ब्लड है वो कम हो जाता है। सो जब शॉक में ब्लड कम हो जाता है जीआईटी में तो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। इसीलिए शॉक के अंदर वो एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट सूटेबल, क्योंकि अब ब्लड फ्लो उसके कम हो चुका है तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। जबकि हमें शॉक में एक तो एमरजेंसी रिजल्ट्स चाहिए और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, इसलिए हम इंट्रावीनस रूट को प्रेफर करते हैं। देन पार्टिकल साइज, ऑब्वियस ही बात है कि अगर पार्टिकल का साइज़ कम है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और अगर लार्जर मॉलिक्यूल है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में हिंड्रेंस होती है। देन फिजिकल स्टेट, लिक्विड्स आर बेटर एब्जॉर्ब देन सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइड्स आर बेटर एब्जॉर्ब देन कोलाइड्स। सो ये भी आपको पता है कि लिक्विड जो हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। देन प्रेजेंस ऑफ अदर एंटीजन्स अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। फॉर एग्जांपल आयरन एक ड्रग है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन पे फोकस करें। आयरन की हमने एब्जॉर्प्शन करानी है। अगर आयरन के साथ साथ जीआईटी के अंदर विटामिन सी भी प्रेजेंट है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर फाइटेट्स प्रेजेंट हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इस जब ये हमें मिला कि जब विटामिन सी साथ था तो आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था, और जब फाइटेट्स थे तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही थी। तो इससे हमें पता चला कि भाई दूसरे सब्सटेंसेस जो हैं वो भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। कैसे? वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ड्रग्स के साथ, और इस तरह उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट होती है। विटामिन सी आयरन के साथ इस तरह इंटरेक्ट करेगा कि उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन फाइटेट्स इस तरह करेंगे कि उनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दूसरे सब्सटेंसेस की प्रेजेंस। देन फॉर्मुलेशन ये है, some substances are used as excipients while formulating drugs which affect the absorption of that drugs. फॉर एग्जांपल जब फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कोई भी ड्रग प्रिपेयर की जा रही है तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा कोई सब्सटेंस है जिसने ड्रग, हम उसका ए नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज कोई भी सब्सटेंस है उसका नाम हमने रख दिया ए। सो ये हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमें फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मिलना है ड्रग का। तो इस ए के साथ साथ हमने एक और सब्सटेंस भी ऐड कर दिया उस टैबलेट के अंदर या उस पाउडर के अंदर, वो उसका नाम है बी। वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एक्सिपिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड किए जाते हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग ड्रग्स, उनकी प्रिपरेशन के दौरान। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये उन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं, सुक्रोज, स्टार्च, ये उसकी ड्रग्स की जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करेंगे? इफ़ेक्ट करेंगे। वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हम फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो सकता है फॉर्मुलेशन। देन एब्जॉर्प्शन विद पर एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रूट्स में। When drug is given through injection, this administration is called as parenteral administration. और जब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने कोई 9-10 तरह के इंजेक्शन डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। इंट्रावीनस केस में तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही तो वो हम डिस्कस करेंगे नहीं। बाकी रह गए 2, वो हमारे पास कौन से हैं? इंट्रा मस्कुलर और सबक्यूटेनियस। सो इन दोनों में एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? देन फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन, कि जो हम इंजेक्शन के थ्रू सब्सटेंस जो फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली दैन एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो वो ईजिली एब्जॉर्ब होगा, जबकि सस्पेंशंस और कोलाइड्स स्लोली एब्जॉर्ब होंगे। देन ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो उस साइड पे ज़्यादा है जिस जगह पर हमने इंजेक्शन दिया है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अगर कम है तो कम होगी। या फॉर एग्जांपल ये कॉमन आपने देखा होगा कि जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके बाद उस जगह को मसाज किया जाता है
फॉर एग्जांपल आपको डेल्टॉइड पे इंजेक्शन लगाया तो वो जो डॉक्टर है या जो भी इंजेक्शन लगाने वाला है पैरामेडिकल स्टाफ में से, वो उस जगह पे रब करते हैं, मसाज करते हैं। ये मसाज क्यों करते हैं? इस मसाज के नतीजे में ब्लड फ्लो उस जगह पे इंक्रीज़ हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर वो एरिया हीट हो जाए तो तब वेजो डायलेशन होती है, जब वेजो डायलेशन होती है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह इन रिजल्ट ऑफ कोल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो कम, ब्लड फ्लो कम तो एब्जॉर्प्शन कम। देन absorption is more faster in case of intramuscular administration as compared to subcutaneous administration। कि ये बात हमें पता है कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें ब्लड फ्लो कम होता है और मसल्स के अंदर ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर हम मसल्स के अंदर मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।